हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग क्लास 10th के अक्टूबर माह के गणित के सारे क्वेश्चंस को देखने वाले। तो चलिए एक एक करके सारे क्वेश्चंस को देखते हैं। चलिए सबसे पहले सेक्शन ए के 1 से 30 तक जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए गए हैं इनको देखते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या की बात करते हैं, यहाँ √4 जो है इसका मान 2 के बराबर हो जाएगा, तो यह एक परिमेय संख्या है, सी नंबर। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि द्विघात समीकरण x² माइनस का 3x माइनस 10 बराबर 0 के हल है। तो इसका गुणनखंड निकालना होगा ना हमें, तो इसका गुणनखंड हो जाएगा x² माइनस का 5x और प्लस का 2x माइनस 10 बराबर 0। दो में कॉमन कीजिए, x कॉमन होगा, x माइनस 5 बचेगा। इन दोनों में से प्लस का 2 कॉमन होगा, यहाँ पे x माइनस 5 बचेगा। दोनों ब्रैकेट में सेम आ गया, x माइनस 5 को कॉमन कर लो तो बच जाएगा x प्लस यहाँ पे 2 और बराबर में 0। अलग अलग करेंगे तो x माइनस 5 बराबर में 0 और दूसरा हो जाएगा x प्लस 2 बराबर में 0। तो यहाँ से x का मान आ जाएगा 5 है ना, और यहाँ से x का मान आ जाएगा माइनस का 2। तो x का -2 और y का प्लस का x का प्लस का 5, -2 और 5, ये आंसर हो जाएगा बी नंबर। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, द्विघात समीकरण दिया, इसके मूल है। चलिए इसका मूल बताना इसमें से क्या होगा। देखिए यहाँ पे मैं सॉल्व कर लेता हूँ। 2x² माइनस का x और प्लस का 1/8 बराबर में 0 दिया है। एक काम कर सकते हैं आप इसे, यहाँ पर एक काम करिए, एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम लीजिएगा 8, यहाँ पे आ जाएगा 16x² माइनस का 8x और प्लस का 1 बराबर में 0। ये 8 भाग में उधर जाके गुना होगा, 0 हो जाएगा, यानी कि 16x² माइनस का 8x प्लस 1 बराबर में 0। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, एक्चुअल में ये 4x का स्क्वायर हो जाएगा और 1 आपका 1 का स्क्वायर है, ठीक है। और इसको आप -2 इंटू में 4x इंटू में 1 लिख सकते हैं। तो देखो तो a² - 2ab प्लस b² पे सेट हो गया, यानी ये हो जाएगा आपका 4x - 1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से आप देखेंगे जब 4x - 1 बराबर 0 करेंगे तो 4x बराबर में 1 हो जाएगा, यानी x बराबर में 1/4। और चूंकि ये स्क्वायर है तो दूसरा वाला भी वही होगा, 4x - 1 बराबर में 0। तो यहाँ से भी x का मान क्या आएगा, 1/4। तो 1/4, 1/4 यानी कि डी नंबर हो जाएगा, समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 4 नंबर, साइन ए का मान कॉट के पदों में, अच्छा साइन ए का मान कॉट के पद में। तो अगर हम लोग बात करेंगे साइन ए की, तो साइन ए को अगर कॉट में बदलना होगा तो आप जानते हैं, आप इसे लिख सकते हैं 1 में कॉसेक ए, और कॉसेक ए को कॉट में आप आसानी से बदल सकते हैं। क्या हो जाएगा, √1 प्लस का कॉट स्क्वायर ए। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, साइन 63 डिग्री बटा में कॉस 27 डिग्री। एक्चुअल में ये एक दूसरे के पूरक है ना, तो ऊपर या नीचे किसी एक को बदल देते हैं। ऊपर आप देखिए साइन 63 है ना, तो 63 को आप अगर बात करें तो 90 में से कितना घटाने पे आएगा, 90 में से 27 घटाने पे 63 आ जाएगा, और नीचे आपका कॉस 27 है। तो ऊपर साइन 90 माइनस का 27, यानी कि साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा हो जाएगा, यानी कॉस 27 आ जाएगा, और नीचे भी कॉस 27 डिग्री ही है, कट के 1 आ जाएगा ना, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 7 नंबर, 7 कॉसेक स्क्वायर ए माइनस का 7 कॉट स्क्वायर ए है। यहाँ से 7 कॉमन है, तो 7 कॉमन करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा आपका कॉसेक स्क्वायर ए माइनस का कॉट स्क्वायर ए। तो कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए का वैल्यू 1 होता है, और साथ में जब 1 से गुना होगा तो 7 हो जाएगा, यानी सी नंबर आंसर। अगला 7 नंबर का रहा है 1 + tan स्क्वायर ए बटा 1 + कॉट स्क्वायर ए। तो 1 + tan स्क्वायर ए हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर ए, और नीचे देखिए 1 + कॉट स्क्वायर ए आपका कॉसेक स्क्वायर ए हो जाएगा। तो ऊपर नीचे कर देते हैं, कॉसेक को ऊपर ले जाएगा तो ये साइन में बदल जाएगा, और सेक को नीचे लाएंगे तो ये कॉस में बदल जाएगा। तो साइन बाई कॉस tan होता है ना, यानी कि आ जाएगा tan स्क्वायर ए, यानी कि सी नंबर आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, कह रहा है कि साइन थीटा कॉस थीटा के बराबर है। तो साइन थीटा और कॉस थीटा का मान किसके लिए बराबर होता है, तो 45 डिग्री के लिए दोनों का मान बराबर होता है। आप इसे सॉल्व भी कर सकते हैं। आप एक काम कीजिए, इसमें आप यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। देखिए तो साइन थीटा है, कॉस को साइन में बदल जी, तो ये साइन 90 माइनस थीटा का फॉर्मूला हो जाएगा ना जी। साइन साइन हटा देते हैं, यानी कि थीटा बराबर में हो जाएगा 90 माइनस का थीटा। ये थीटा इधर आके जुड़ जाएगा, 2 थीटा इक्वल टू में 90, और जब ये 2 भाग में जाएगा तो थीटा का मान ऐसे कितना आ जाएगा, 45 डिग्री, यही ना हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से किसका मान इकाई के बराबर नहीं, यानी कि 1 के बराबर। तो साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा 1 ये हो जाएगा, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा 1 हो जाएगा, tan थीटा इंटू कॉट थीटा 1 हो जाएगा, साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा ये 1 नहीं होगा, ये इकाई के बराबर नहीं होगा, डी नंबर आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, किसी वृत्त के व्यास के छोर
तथा केंद्र के निर्देशांक यहाँ पे दिए हुए हैं। तो व्यास के दूसरे छोर का निर्देशांक क्या होगा? तो चलिए मैं एक काम करता हूँ, पहले मैं यहाँ पे एक वृत्त बना लेता हूँ। ठीक है, ये आपका एक वृत्त हो गया। ठीक है, अब इसके बाद देखिए क्या करते हैं, इस वृत्त के यहाँ केंद्र और यहाँ पे एक मैं इसका व्यास खींच देता हूँ। ठीक है, इसका व्यास खींच देता हूँ, जो केंद्र से होकर जाएगा कहीं जाहिर सी बात है। ठीक है, अब देखिए इसके बाद अब यहाँ पर हम लोग ध्यान से देखिएगा, इसका नाम देते हैं ए और इधर देते हैं बी। तो मान लीजिए ये छोर बी छोर दिया हुआ है। ठीक है, तो बी छोर आपका क्या हो जाएगा 2,-3, नहीं एक छोर और केंद्र दिया तो पहले 1 4 हो जाएगा ना, 1 4। ठीक है, व्यास के एक छोर ये हो जाएगा और केंद्र ये हो जाएगा 2,-3, वो मान लेते हैं। तो कह रहा दूसरा छोर यानी कि हमें ए का निर्देशांक निकालना, तो इसको एक्स वाई मान लीजिए ना। तो एक्चुअल में ओ ए बी का मध्य बिंदु होगा ना, तो मध्य बिंदु सूत्र लगा सकते हैं, यानी हो जाएगा x + 1/2 और y + 4/2 बराबर में जो ये आपके पास नियामक दिए हैं 2,-3 अलग अलग कर दीजिए। x + 1/2 बराबर में 2 और y + 4/2 बराबर में -3। ये जाकर उधर गुणा करेगा तो x + 1 बराबर में हो जाएगा 4, एक जाकर उधर घटेगा तो x का मान यहाँ से 3 आ जाएगा। ये जाके उधर गुना होगा तो y + 4 बराबर में आपका क्या आ जाएगा, ये जाके गुना करेगा तो -6 है ना, और ये 4 जाके उधर माइनस का हो जाएगा तो क्या हो जाएगा -6 -4। तो यहाँ से y का मान क्या आ जाएगा -10 आ जाएगा, यानी कि 3 और -2 -10 इसका निर्देशांक हो जाएगा 3, -10 3, -10 यानी कि सी नंबर आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, बिंदुओं ये दो बिंदु दिए को मिलाने वाली रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में आंतरिक रूप से विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक निकालना। मैं यहाँ पर एक रेखा ले लेता हूँ, रेखाखंड ए इसको ले लेता हूँ, यहाँ बी ले लेता हूँ। इसके निर्देशांक आपके पास क्वेश्चन में दिए हैं -1,7 और इसका निर्देशांक दिया है 4,-3। यहाँ पर एक बिंदु ऐसा है आंतरिक रूप से इसे विभाजित करना, मान लीजिए यह बिंदु सी है और इसका ये इसे आंतरिक रूप से विभाजित करते हैं, इसका निर्देशांक मान लीजिए x y है। तो इसका आंतरिक रूप से विभाजित करते यानी कि ये 2 भाग ये 3 भाग, ये m/n मान लेंगे है ना, और ये x1 y1 और इधर वाला हो जाएगा x2 y2। तो फॉर्मूला पढ़े ना, mx2 + nx1 बटा में m + n और y के लिए हो जाएगा my2 प्लस का ny1 बटा में m + n। तो सबका मान रख देते हैं, इसका इसी का निर्देशांक आ जाएगा। तो m का मान यहाँ पे 2 है, x2 का मान 4, n का मान 3 है, x1 का मान -1 बटा में 2 + 3 यानी m + n। चलिए फिर यहाँ पे हो जाएगा m का मान 2, y2 का मान -3, n का मान 3 और y1 का मान 7 और बटा में 2 + 3। चलिए ध्यान से देखिए, यहाँ पर 4 दूना 8 और 3 का -3 तो घटेगा तो 5 आ जाएगा, नीचे भी 5 है। यहाँ देखिए -6 और 7 21, तो 21 में 6 के 15/3 15/5, तो ये 1 हो जाएगा और ये आपका 3 हो जाएगा। तो 1,3 आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 12 कि निम्नलिखित में कौन पाइथागोरियन त्रियक नहीं है? तो हमें पता होगा कि 2 छोटे वाले का वर्ग तीसरे के वर्ग के बराबर होगा तो वो पाइथागोरियन ट्रिपलेट पे लागू होगा। तो 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9, तो 9 4 13, वो 4 के स्क्वायर 16 के बराबर तो नहीं है, ये नहीं है, बाकी सब हो जाएगा है ना, पहला ही नहीं हो रहा इसी को टिक कर दी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर है 13 कि समकोण त्रिभुज का लंब आधार और कर्ण दिया हुआ है, परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेनस दिया हुआ है। ठीक है, तो कर्ण का स्क्वायर किसके बराबर होता है? कर्ण का स्क्वायर लंब का स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर के बराबर होता है, सी नंबर। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुने ऊंचाई होता है ना जी, बी नंबर हो जाएगा है ना। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, यदि किसी समकोण त्रिभुज का कर्ण तथा आधार दिया हुआ है तो उसका लंब ज्ञात कीजिए। तो लंब के लिए यानी कि बेस के लिए फॉर्मूला होता है √अंडर कर्ण का स्क्वायर है ना, और माइनस में आधार का स्क्वायर, यही ना होता है जी, यानी कि √अंडर 29 का स्क्वायर और माइनस में 20 का स्क्वायर। तो 29 का स्क्वायर हो जाएगा 841 और ये 20 का 400, घटाएंगे तो √अंडर 441, तो 441 किसका स्क्वायर होता है? 21 का स्क्वायर होता है, तो 21 सेंटीमीटर हो जाएगा, डी नंबर आंसर हो जाएगा है ना। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, समकोण समद्विबाहु त्रिभुज के आधार की लंबाई 5√2 सेंटीमीटर है तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अच्छा, समकोण भी है और समद्विबाहु भी है, समकोण है
और समद्विबाहु है, तो यानी कि ये दो भुजाएं बराबर भी होंगी और 90 भी होगा। तो आधार की लंबाई 5√2 है, आधार की लंबाई 5√2 सेंटीमीटर है, तो ये वाली भी 5√2 होगी, समझ रहे ना, क्योंकि दोनों बराबर है। तो आप फॉर्मूला लगा दो 1/2 और गुना में 5, आधार 5√2 और ऊंचाई भी 5√2। तो देखिए 1/2 और गुना में 50 25 और √2 में √2 से गुना होगा तो 2 से 2 कट जाएगा, यानी कि 25 बच जाएगा, 25 वर्ग सेंटीमीटर आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, दो समरूप त्रिभुज ABC और DEF के क्षेत्रफल दिए गए हैं और कह रहा है कि त्रिभुज ABC की भुजा CA दी हुई है, तो CA दी हुई है तो इसकी संगत भुजा यहाँ पे FD होगी, तो हमें FD की ही लंबाई निकालनी है। तो हमें पता है कि क्षेत्रफल का जो अनुपात होगा, पढ़े हम लोग ना, कि जो क्षेत्रफल का अनुपात होगा उनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होगा। तो CA ABC की भुजा हो जाएगी और इसकी भुजा कौन हो जाएगी, FD है ना, FD का स्क्वायर, ये ना होगा, पढ़े हैं कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात उनके संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। एक्चुअल में ये किसका स्क्वायर है, तो देखिए तो ये 11 और बटा में 7 का होल स्क्वायर हो जाएगा, इधर 11 और बटा में FD का स्क्वायर, स्क्वायर हटा दीजिए तो 11 से 11 भी कट जाएगा, FD बराबर में क्या आ जाएगा 7 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18, दो समरूप त्रिभुजों के भुजाओं का अनुपात दिया तो क्षेत्रफल का अनुपात, तो भुजाओं का अनुपात के वर्ग के बराबर, इसी का वर्ग कर दीजिए, यानी कि 4:9 आ जाएगा, यानी बी नंबर आंसर हो जाएगा, है ना। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, त्रिभुज ABC और BDE दो समरूप त्रिभुज इस प्रकार है कि BC का मध्य बिंदु D है, तो इन त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात, चलिए तो मैं यहाँ पे एक बनाता हूँ त्रिभुज मैं बना लेता हूँ ABC, ठीक है, ABC है ना, और दूसरा है BDE, इस प्रकार है कि BC का मध्य बिंदु D है, तो BC का मध्य बिंदु यहाँ पे D ले लिए, तो ये दोनों त्रिभुज समरूप है, ये दोनों त्रिभुज क्या है, समरूप है। तो हमारे पास कह रहा है कि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज BDE के, तो इनके क्षेत्रफल का अनुपात, तो हमें पता है कि इनके क्षेत्रफल का अनुपात इनके संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होगा, क्योंकि समरूप है इसलिए। तो देखिए यहाँ पे ABC का भुजा ले लेते हैं, मान लीजिए BC, और इस त्रिभुज की भुजा क्या ले लेते हैं, आपका कोई भी भुजा ले सकते हैं क्योंकि समरूप है हर एक दूसरे के, मान लीजिए इसका भुजा BD ले लेते हैं, क्योंकि ऐसे ले सकते हैं इसका वर्ग। अब देखिए BC की अगर बात करें तो वो BD का 2 गुना होगा ना, क्योंकि D मध्य बिंदु है, तो 2 गुना BD लिख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, इसका वर्ग, तो यहाँ BD कट जाएगा, 2/1 यानी कि 4:1 ना आ जाएगा, वर्ग करेंगे तो 4:1 यानी कि बी नंबर। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, किसी बाह्य बिंदु से एक वृत्त पर कितनी स्पर्शरेखा खींच सकती है, तो हमें पता है कि वृत्त के बाह्य बिंदु से यहाँ से वृत्त पर कितनी स्पर्शरेखा खींच सकते हैं, तो 2 को खींच सकते हैं ना, बी नंबर। क्वेश्चन नंबर 21, दो गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात 16:9 है, तो उनके आयतन का अनुपात, तो मान लीजिए त्रिज्या एक की स्मॉल आर है और एक की कैपिटल आर, एक की बड़ी आर है और एक छोटी आर, तो हमारे पास क्या दिया है, उनके पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात दिया हुआ है। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात की अगर बात करें तो पहले वाले का हो जाएगा 4 पाई बड़ा आर का स्क्वायर और दूसरे वाले का हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि त्रिज्या बड़ा आर छोटा आर माने और बराबर में 16/9, 4 पाई कट जाएगा। अच्छा, तो यहाँ पे r/r का होल स्क्वायर कर सकते हैं, बराबर में 4/3 का भी तो होल स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर हटा दिए तो दोनों त्रिज्या का अनुपात आ गया 4/3 यानी 4:3। तो हमें आयतन का अनुपात निकालना है ना, तो आयतन क्या होता है आपको पता है, 4/3 पाई r क्यूब, दूसरे वाले का 4/3 पाई बड़ा स्मॉल r क्यूब, है ना, तो ये 4/3 पाई कट जाएंगे, अब r क्यूब यानी कि त्रिज्याओं का क्यूब कर देना होगा ना जी, दोनों के त्रिज्याओं का क्यूब, यानी कि हो जाएगा ये 64 और 3 का क्यूब 27, यानी कि 64:27 यानी कि बी नंबर आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, यदि किसी गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 616 वर्ग सेंटीमीटर तो उसका व्यास क्या होगा। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कहने का मतलब है कि हमारे पास 4 पाई r स्क्वायर का मान दिया है 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एक काम करते हैं, 4 गुना में 22/7 और गुना में r स्क्वायर बराबर में 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि r का स्क्वायर बराबर हो जाएगा 616 गुना में 7 और बटा में 4 गुना में 22 सेंटीमीटर स्क्वायर। 4 से कट जाएगा क्या, देखते हैं, 4 से काटेंगे, 4 से कट जाएगा, 4 से कट जाएगा, 4 एकम 4 और 4 पंजे 20 और 4 चौका 16, ये ना होगा।
और 22 से अगर काटेंगे इसे तो 7 बार में कट जाएगा, यानी कि त्रिज्या जो हो जाएगा 7 सेंटीमीटर आ जाएगा यहाँ से, है ना। तो हमें व्यास पूछ रहा है, तो व्यास त्रिज्या का 2 गुना ना हो जाएगा, यानी 14 सेंटीमीटर हो जाएगा, है ना। डायमीटर 14 सेंटीमीटर। क्वेश्चन 23, यदि किसी गोले की त्रिज्या 2 गुनी कर दी जाए तो उसका आयतन होगा। अच्छा, गोले की त्रिज्या 2 गुनी कर दीजिए, मान लीजिए पहले त्रिज्या r है तो आयतन क्या होगा 4/3 पाई r क्यूब। तो जब त्रिज्या 2 गुनी कर देंगे यानी कि 2r का क्यूब हो जाएगा ना, तो 2r का क्यूब यहाँ हो जाएगा, यानी 2 का क्यूब यानी 8 गुना ना बढ़ जाएगा, 4/3 पाई 8r क्यूब। तो ये पहले वाले आयतन से कितना बढ़ गया, 8 गुना बढ़ गया ना, यानी सी नंबर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24, अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल तो 3 पाई r स्क्वायर होता है। क्वेश्चन नंबर 25, 1 घन मीटर का मान होता है। अच्छा, लीटर में पूछ रहा है, तो 1 घन मीटर जो होता है 1000 लीटर के बराबर होता है, ये हम लोग जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 26 नंबर, समान त्रिज्या वाले और ऊंचाई वाले, समान त्रिज्या और ऊंचाई वाले बेलन और शंकु के एक ही आधार पर स्थित है, तो उनके आयतनों का त्रिज्या और क्या दिया है जी, त्रिज्या और ऊंचाई समान है, तो क्या करना है, बेलन और शंकु है, तो बेलन का आयतन की बात करेंगे तो पाई r स्क्वायर h और शंकु का 1/3 पाई r स्क्वायर h, यही ना होगा जी, समान त्रिज्या और ऊंचाई होगा तो पाई r स्क्वायर h कट जाएगा, ऊपर 1 ये पलट जाएगा 3/1 में बदल जाएगा, यानी कि 3:1 हो जाएगा ना, डी नंबर। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले धात्विक गोले को पिघलाकर 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले कितनी गोलियां बनाई जाती है, यानी कि बड़े वाले के आयतन में छोटे वाले के आयतन से भाग कर देंगे, तो बड़े वाले का आयतन क्या होगा 4/3 पाई r का क्यूब, यानी कि 4 सेंटीमीटर का क्यूब, और दूसरे वाले का छोटे वाले का 4/3 पाई 2 सेंटीमीटर का क्यूब, या 4/3 पाई 4/3 पाई कट जाएगा, 4 का क्यूब 64 सेंटीमीटर क्यूब, नीचे आपका 2 का क्यूब 8 सेंटीमीटर क्यूब, यहाँ से ये कट जाएगा, 8 से काट देंगे 64 को 8 बार में, तो 8 गो ऐसी गोलियां बन सकती हैं। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, वर्ग अंतराल 50 से 60 की संचयी बारंबारता, तो चलिए पहले इसकी संचयी बारंबारता यहाँ निकाल लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 2 का 2 ही रहेगा, 2 3 5 है ना, और 5 4 9 है ना, ऐसे ना बढ़ते जाएगा, 9 4 13, ठीक है, सॉरी 9 5 है ना जी, 1 मिनट, 9 5 हो गया, तो 9 5 14 और 14 और 6 20, तो यहाँ पे पूछा 50 से 60 की संचयी बारंबारता कितनी है, 20 है ना, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, है ना। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, नीचे दी गई बारंबारता सारणी की माध्यिका वर्ग, माध्यिका वर्ग, तो माध्यिका वर्ग के लिए मैंने क्या बता रखा है, पहले हम लोग क्या करेंगे इसका, तो यहाँ पर पहले हम लोग इनकी संचयी बारंबारता निकालते हैं। संचयी बारंबारता देखिए क्या क्या होता है, यहाँ पे 3 9 3 12 12 और 15 27 27 और 30 कितना हो जाएगा जी, आपका 57, ठीक है। फिर आपका 57 और 18 की बात करें तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 15 5 1 5 1 6 7 75 और 75 और 5 80। तो हम लोग देख रहे हैं कि n/2 पहले कर लेंगे, है ना, यानी कि 80/2 कुल योग में 2 से भाग करेंगे 40 है ना, तो 40 से ठीक बड़ा जो संचयी बारंबारता होगा उसके सामने वाला वर्ग होगा, है ना जी, तो यानी 30 से 40 ही ना दिख रहा है, 30 से 40 यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन 30 नंबर, प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का माध्य, प्रथम 5 अभाज्य संख्या, तो पहला अभाज्य संख्या 2 है, 3 है, 5 है, 7 है और क्या है जी 11 है और बट्टा में 5। चलिए सबको जोड़ देते हैं, तो देखिए 7 और 3 10 है ना, और यहाँ पर 10 10 11 21 और ये 7, तो 21 और 7 28 और बटा में 5, तो कितना 50 25 और 5 5.6 यानी कि डी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए सेक्शन बी के 1 से 10 तक जो लघु तरीय दिए हैं। पहला क्वेश्चन, अपरिमेय संख्या इसको और ये इसको एक दूसरे पे गुना करना, गुणनफल ज्ञात करना। तो देखिए 3√2 प्लस का 2√3 और गुना में आपके पास 3√2 माइनस का 2√3। तो देखिए एक बार प्लस माइनस में है ना, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लग जाएगा, यानी कि 3√2 का स्क्वायर और माइनस में 2√3 का स्क्वायर। तो यहाँ देखिए 3 का स्क्वायर 9 और √2 का स्क्वायर 2, तो 9 दूना क्या हो जाएगा 18 आ जाएगा, और माइनस 2 का स्क्वायर 4 और √3 का स्क्वायर 3, तो 4 3 12 आ जाएगा, तो घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 6, आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, द्विघात समीकरण का विवेचक ज्ञात करने के लिए कह रहा है।
द्विघात समीकरण दिया 2x² माइनस का 7x प्लस का 6 बराबर 0। तो यहाँ a का मान है 2, b का मान है माइनस का 7 और c का मान है यहाँ पे 6। तो यहाँ पे हमें विवेचक निकालना है, तो विवेचक यानी कि डिस्क्रिमिनेंट d निकालना है। तो हमें क्या होता है, b² माइनस 4ac इसका फॉर्मूला होता है, यानी -7 का स्क्वायर और -4 a के जगह पे 2 और c के जगह पे 6, तो ये 49 हो जाएगा। और माइनस में यहाँ पे 4 दूना 8, 8 6 का 48, घटाएंगे तो 1 आ जाएगा यहाँ पे विवेचक। समझ गए। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, द्विघात समीकरण का मूल ज्ञात करना दिया है x² प्लस x माइनस 6 बराबर 0। गुणनखंड विधि से हो सकता है x² प्लस का 3x और माइनस का 2x। देखो घटेगा तो आपका आ जाएगा x और गुना होगा तो इन दोनों के गुणनफल के बराबर। x कॉमन कीजिए, x प्लस का 3 आ जाएगा, माइनस का 2 कॉमन कीजिए, x प्लस का 3 आ जाएगा। दोनों ब्रैकेट में सेम है, x प्लस 3 कॉमन कर लीजिए तो यहाँ x बच जाएगा, यहाँ माइनस का 2। अब अलग अलग यहाँ से कर देते हैं, तो x प्लस 3 बराबर में 0 हो जाएगा और दूसरा x माइनस 2 बराबर में 0। तो x बराबर यहाँ से माइनस का 3 और x बराबर यहाँ प्लस का 2, यही आपके मूल हो जाएंगे। समझ गए। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति बनाना है। तो विवेचक निकाल के पता चलेगा x² माइनस का 11x प्लस 28 बराबर में 0। तो हमें यहाँ पे देख रहा है a का मान 1, b का मान माइनस का 11 और c का मान यहाँ पे 28 है। तो हम लोग जानते हैं विवेचक निकालने के लिए, विवेचक के लिए सूत्र जानते हैं हम लोग, क्या होता है d बराबर में b² और माइनस का 4ac, माइनस 11 का स्क्वायर और माइनस में 4 इंटू में 1 और इंटू में c के जगह पे क्या है यहाँ पर 28 है। चलिए तो 11 का स्क्वायर 121 हो जाएगा और माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा जी, 4 एकम 4, 4 में 28 से गुना कर दीजिए तो आपका 112। तो 112 में से हम लोग क्या करेंगे, 121 को घटा देते हैं तो 9 आ जाएगा ना। तो 9 आ गया यानी 0 से बड़ा है, इसलिए लिख सकते हैं कि इस प्रकृति क्या होगी मूलों की, यहाँ लिख सकते हैं कि मूलों की प्रकृति क्या हो जाएगी यहाँ पर। तो यहाँ लिख सकते हैं कि 2 भिन्न वास्तविक मूल, 2 भिन्न वास्तविक मूल होगा, 2 भिन्न वास्तविक मूल होंगे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5, साइन थीटा बराबर में 12/13। तो सेक थीटा का मान पूछ रहा है। साइन थीटा क्या है, 12/13 है। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि सेक थीटा किसके बराबर होगा। तो एक काम करते हैं, पहले कॉस थीटा निकाल लेते हैं। ठीक है, क्योंकि कॉस थीटा आप जानते हैं 1/सेक के बराबर होता है, या सेक थीटा 1/कॉस के बराबर होता है। तो कॉस के लिए क्या होगा, 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, यानी √1 माइनस 12/13 का स्क्वायर। क्या आ जाएगा यहाँ पे, √1 माइनस 144 और बटा में 169। अंदर एलसीएम ले लेते हैं, 169 आ जाएगा, 169 और माइनस का 144, ऊपर घटाएंगे तो 25 आएगा, नीचे आपका 169। यानी कि यहाँ से कॉस थीटा का मान आपका आ जाएगा 5/13। 5/13 आ गया, तो आपको निकालना है सेक थीटा, जो कि 1/कॉस थीटा के इक्वल होता है। यानी आ जाएगा 1 में 5/13, यानी आ जाएगा ये 13/5 सेक थीटा का मान। समझ गए। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, क्या कह रहा है कि कॉसेक थीटा का मान कॉट थीटा के पद में निकला है। कॉसेक को किसे लिखना है, कॉट के पद में, इसका तो फॉर्मूला होता है √1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ये तो एक लाइन का था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर, पाइथागोरस प्रमेय के कथन को लिखे। तो हम लोग जानते हैं कि किसी समकोण त्रिभुज में, है ना, समकोण की सामने वाली भुजा या समकोण की संगत भुजा अन्य 2 भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर। तो लिख सकते हैं किसी समकोण त्रिभुज के लिए समकोण की सम्मुख भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है, वर्गों के योग के बराबर होता है। ये हम लोग पढ़े हैं ना जी, बराबर होता है, यही है पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है ना जी। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। यहाँ पे देखिए तो अर्धगोले की त्रिज्या दी हुई है, अर्धगोले की त्रिज्या हमारे पास दी हुई है। त्रिज्या कितना है जी, तो त्रिज्या है आपके पास 7 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि अर्धगोले
अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है फॉर्मूला 3 पाई आर स्क्वायर। तो 3 गुना में 22/7 और गुना यहाँ पर आ जाएगा 7 गुना में 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। 7 से 7 कट जाएगा, चलिए गुना कर देते। तो 22 में 3 से गुना करेंगे 66 और 66 गुना में 7 तो कितना आ जाएगा आपका 462, 462 सेंटीमीटर स्क्वायर है ना। यही आपका आंसर हो जाएगा, समझ गए। क्वेश्चन 9 देखिए 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले का आयतन। यहाँ पे गोले की त्रिज्या दी हुई है, गोले की त्रिज्या दी हुई है। गोले की त्रिज्या कितनी है यहाँ पर 21 सेंटीमीटर है। तो गोले का आयतन निकालना है, तो गोले का आयतन हमें ज्ञात करना है। गोले का आयतन क्या होता है फॉर्मूला 4/3 पाई आर क्यूब। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 4/3 पाई की जगह 22/7 और आर का मान 21 दिया, तो 21 गुना 21 गुना 21 सेंटीमीटर क्यूब। तो 7 से काट देगा इसको 3 बार में और 3 से 3 कट जाएगा। अब सबको गुना करिए, तो 21 में 21 से गुना करेंगे तो 441 और गुना में यहाँ पे 22 चौक 88, तो 88 में आप 441 से गुना कर दो तो आ जाएगा 38,808 सेंटीमीटर क्यूब। ये आपका आयतन हो जाएगा, समझ गए। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, यदि सेक अल्फा कॉसेक अल्फा के बराबर है तो अल्फा और बीटा में क्या संबंध है। अच्छा, सेक और कॉसेक, यहाँ पे कह रहा है कि सेक अल्फा कॉसेक अल्फा के कॉसेक बीटा के बराबर है। तो एक बात बताइए, आप सेक अल्फा दिए ना, कॉसेक को आप कर सकते कि नहीं, सेक 90 माइनस का बीटा कर सकते हैं। सेक से क्या से हट जाएगा ना जी, क्योंकि सेक में मान तभी बराबर होंगे जब उनके एंगल बराबर होंगे, ये हमें पता है। तो ऐसे इधर आके जुड़ जाएगा, सॉरी बीटा है, इधर आके जुड़ जाएगा, यानी कि अल्फा प्लस बीटा बराबर में 90, यही संबंध है, समझ गए। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 11, या दीर्घ उत्तरीय शुरू हो रहा है। श्रीधराचार्य यानी द्विघात सूत्र को सत्यापित करें। तो हम लोग यहाँ पे मान लेते हैं कि माना ax² प्लस का bx प्लस का c बराबर 0, जहां a b c बिलोंग्स टू r यानी कि रियल नंबर है, वास्तविक संख्या है, तथा a नॉट इक्वल 0 एक द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण का ही ना रूप होता है, द्विघात समीकरण है। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे श्रीधराचार्य रूल में, सबसे पहले हम लोग a से भाग कर देंगे। दोनों तरफ a से भाग देने पर, क्योंकि हमें क्या करना होता है x² के गुणांक को 1 कर देना होता है ना, हटाना पड़ेगा, वहां पे 1 आ जाना चाहिए, यानी कहने का मतलब 1 को वहां से हटाना है, इसलिए a से भाग कर रहे हैं। bx/a प्लस का c/a बराबर में 0/a। तो देखो तो ये हट गया, बच गया ना अकेले x² प्लस bx/a, इस प्लस c/a को उधर भेज देते हैं। आइए तो 0 है, 0 ही हो जाएगा, 0/a 0 ही ना हो जाएगा। चलिए अब इसको सेट करते हैं, x² प्लस में 2 इंटू में x और इंटू में b/2 लिख सकते हैं, 2 से गुना किए 2 से भाग किए। अब प्लस में देखिए a² प्लस 2a और ये b की जगह पे है, तो इसी का स्क्वायर जोड़ देते हैं, b/2a का स्क्वायर। तो इधर जोड़े तो बैलेंस करने के लिए बराबर के उधर भी जोड़ना होगा, b/2a का स्क्वायर और माइनस का c/a जैसे है वैसे रखना। ये फॉर्मूला हो गया x प्लस b/2a का स्क्वायर और बराबर में इधर b² बटा में क्या हो जाएगा यहाँ पर 4a का स्क्वायर और माइनस c और बटा में a। चलिए आगे अब उधर एलसीएम लेते हैं, बराबर के उधर में इधर आपका x प्लस का b/2a का स्क्वायर है, इधर एलसीएम ले लेंगे 4a² आ जाएगा b² माइनस इसमें से भाग करेंगे तो 4a बचेगा, ऊपर जाके गुना करेगा तो 4ac, स्क्वायर को उधर भेजते हैं तो x प्लस b/2a बराबर में हो जाएगा रूट अंडर, प्लस माइनस भी लगेगा क्योंकि स्क्वायर इधर रूट में है, b² माइनस 4ac और बटा में 4a²। ठीक है, अब आगे इसको सॉल्व करिए। अब देखिए इसको उधर ले जाते हैं, माइनस का b/2a प्लस माइनस रूट अंडर b² माइनस 4ac और ये 4a² रूट से बाहर निकलेगा तो 2a हो जाएगा। अब एलसीएम ले लेते हैं, x बराबर में एलसीएम हो जाएगा 2a यानी माइनस का b प्लस माइनस रूट अंडर b² माइनस का 4ac,
यही आपका श्रीधराचार्य का रूल है, यही है आपका द्विघात सूत्र। समझ गए? क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, साइन थीटा के सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान ज्ञात करें। साइन थीटा के रूप में सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को, तो कॉस से शुरू करना होगा, तो कॉस को साइन में बदलना है ना। तो आपको पता है कॉस को साइन में रूट अंडर 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा हो गया। अब बात करते हैं हम लोग टेन की, तो टेन थीटा को आप लिख सकते हैं साइन थीटा बटा में कॉस थीटा। तो साइन ऊपर तो है ही, नीचे कॉस को साइन में बदल दीजिए, रूट अंडर 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा। अब बात करते हैं हम लोग किसकी, टेन हो गया। अब कॉसेक की बात करते हैं, तो कॉसेक का पता ही है 1 बाई साइन थीटा होता है, ये तो बदल ही गया। अब इसके बाद बात करते हैं सेक की, तो सेक को आप लिख सकते हैं 1 बाई कॉस, है ना, और 1 और बाई में कॉस को बदल देंगे रूट अंडर 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा, ये भी हो गया। अब बच गया कॉट थीटा, तो कॉट थीटा का आप कॉस थीटा बटा में साइन थीटा लिख सकते हैं, नीचे तो साइन है, ऊपर कॉस को बदलेंगे तो रूट अंडर 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा, और नीचे जो है आपका साइन थीटा। तो सब में बदल दिया कि नहीं, सबको साइन में बदल दिया हमने। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, सिद्ध करें कि रूट 3 एक अपरिमेय संख्या। तो पहले मैंने क्या बता रखा है, मान लेंगे कि माना रूट 3 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है यदि यह संभव है, क्योंकि ये संभव तो है नहीं, लेकिन यदि यह संभव है तो हमने मान लिया कि यह रूट 3 क्या है, एक परिमेय संख्या है। तो हम दो पूर्णांक, कौन कौन सा, a तथा b, जहां b नॉट इक्वल टू 0, प्राप्त कर सकते हैं कि रूट 3 बराबर में a बट्टा b। चूंकि a और b पूर्णांक है तो a बट्टा b परिमेय संख्या होगा ना, और b नॉट इक्वल टू 0, तो a बट्टा b परिमेय संख्या है और रूट 3 भी एक परिमेय संख्या। तो ये परिमेय संख्या इस परिमेय संख्या के बराबर होगी, जहां a तथा b में उभयनिष्ठ गुणनखंड एक है, या a तथा b सह अभाज्य है, सह अभाज्य, या फिर लिख दो का उभयनिष्ठ गुणनखंड a तथा b में उभयनिष्ठ गुणनखंड एक है, यानी कि एकदम सरलतम रूप लिखा है परिमेय संख्या का। अब क्या करते हैं, वर्ग कर देते हैं। वर्ग करने पर तो वर्ग करिएगा तो रूट 3 का स्क्वायर इक्वल टू में a बट्टा b का स्क्वायर हो जाएगा, ये 3 होगा, इधर a स्क्वायर बट्टा में b स्क्वायर, यानी कि यहां से आप लिख सकते हैं कि 3b स्क्वायर बराबर में a स्क्वायर। यहां ध्यान से देखिएगा, अगर हम 3 को इधर भाग में लाए तो ये क्या हो जाएगा, a स्क्वायर बट्टा 3 और बराबर में b स्क्वायर। तो कोई a पूर्णांक है और पूर्णांक का वर्ग पूर्णांक होगा, उसमें 3 से भाग देने पे क्या आ रहा है, b स्क्वायर। तो जब ये b स्क्वायर आ रहा है, चूंकि b स्क्वायर एक पूर्णांक होगा ना, तो जब पूर्णांक आ रहा है इसका मतलब इससे पूर्णतः विभाज्य है, इसलिए a स्क्वायर 3 से विभाज्य है। a स्क्वायर किससे विभाज्य है, 3 से, अतः a 3 से विभाज्य होगा। जब a स्क्वायर विभाज्य है तो a भी विभाज्य होगा कि नहीं। चलिए अब इसके बाद क्या करते हैं, हम लोग यहां मान लेते हैं कि माना यहां a जो है ना 3c के बराबर है, जहां c पूर्णांक है। अब 3c क्यों लिए, क्योंकि 3c इसलिए हम लोग यहां पे लिए क्योंकि देखिए एक्चुअल में a 3 से विभाज्य है, तो 3 का गुणज होगा ना वो, तो इसलिए a बराबर में 3c ले लिए। तो अब यहां से 3b स्क्वायर बराबर में क्या लिख सकते हैं, एक जगह पे 3c का स्क्वायर, तो यहाँ 3b स्क्वायर बराबर में यहाँ पे 9c स्क्वायर, ये 3 जाएगा भाग में, तो b स्क्वायर बराबर में 3c स्क्वायर। यहाँ पे भी सेम वैसे दे सकते हैं कि b स्क्वायर में 3 से भाग देने पे c स्क्वायर आ रहा है, यानी कि एक पूर्णांक आ रहा है, इसलिए यहाँ कह सकते हैं कि यहाँ पर b स्क्वायर जो है 3 से विभाज्य है। b स्क्वायर किससे विभाज्य है, 3 से, तो 3 से विभाज्य है, अतः b स्क्वायर, तो b भी 3 से विभाज्य होगा, b 3 से विभाज्य होगा। तो हम देख रहे हैं कि a भी 3 से विभाज्य है और b भी 3 से विभाज्य है। इसका मतलब इसलिए a तथा b का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड
उभयनिष्ठ गुणनखंड, उभयनिष्ठ गुणनखंड कौन है? 3 है। इससे इस कथन का विरोधाभास प्राप्त होता है, विरोधाभास प्राप्त होता है, विरोधाभास प्राप्त होता है कि ए तथा बी का उभयनिष्ठ गुणनखंड, उभयनिष्ठ गुणनखंड गुणनखंड 1 है ना, क्योंकि हमें 3 मिलने लगा, इसलिए √3 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, यह मानना गलत है। तो ये जो हम मान रहे थे कि √3 परिमेय संख्या ये गलत है, अतः जब परिमेय नहीं है तो अपरिमेय होगी, अतः √3 एक अपरिमेय संख्या है। √3 क्या है? एक अपरिमेय संख्या है, हमने साबित करके दिखा दी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 14वां, सिद्ध करना कि कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर 1 माइनस कॉस थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा के बराबर होगा। तो इसका एलएचएस आरएचएस दोनों से बना सकते हैं, एलएचएस ही बनाते हैं। कोसेक थीटा माइनस का कॉट थीटा का होल स्क्वायर दिया। एक काम करते हैं, अंदर चेंज कर देते हैं, 1 बाई साइन हो जाएगा यहाँ पे, यहाँ कॉस बाई साइन हो जाएगा, है ना। अंदर एलसीएम ले लेते हैं, ठीक है। एलसीएम हो जाएगा यहाँ पर साइन थीटा, ऊपर हो जाएगा आपका कितना 1 माइनस का कॉस थीटा, ठीक है। स्क्वायर है तो स्क्वायर, ऊपर अलग अलग स्क्वायर कर देते हैं, 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर और नीचे हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। एक काम करते हैं, 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर है और नीचे साइन स्क्वायर को 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा कर सकते हैं, चाहो तो 1 का स्क्वायर भी दे सकते हो, यहां लिख देते हैं आप। ऊपर है आपका 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर और नीचे देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक बार माइनस में एक बार प्लस में हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा और इंटू में 1 प्लस कॉस थीटा। तो देखो माइनस वाला एक कट जाएगा, तो ऊपर बच जाएगा 1 माइनस का कॉस थीटा और नीचे बच जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा। यही ना हमें आरएचएस में लाना था, हमने साबित करके दिखा दिया। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, धातु के एक ठोस घनाभ को जिसकी विमाएं दी हुई हैं 9 मीटर बाई 8 मीटर बाई 2 मीटर को पिघलाकर ठोस घन किनारे 2 मीटर वाले बनाया जाता है, तब घनों की संख्या। अच्छा कितने घन? तो इसके आयतन में इसके आयतन से भाग कर देंगे। चलिए यहाँ पे दिया हुआ है घनाभ की विमाएं, घनाभ की विमाएं, ठीक है। तो उसकी लंबाई दी हुई है 9 मीटर, चौड़ाई दी हुई है 8 मीटर और ऊंचाई दी हुई है 2 मीटर। और घन का प्रत्येक किनारा, घन का प्रत्येक किनारा दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 2 मीटर दिया हुआ है। तो घनों की संख्या निकालनी है, घनों की संख्या कितनी है ये निकालनी है। तो घनों की संख्या क्या हो जाएगा? तो घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन और बटा में प्रत्येक घन का आयतन, है ना, दोनों के आयतन में भाग कर दें। तो घनाभ का आयतन क्या हो जाएगा? L इंटू में B इंटू में H और घनाभ का किनारे का क्यूब। तो यानी आ जाएगा 9 गुना 8 गुना 2 मीटर क्यूब और बटा में नीचे किनारा कितना है जी 2, तो 2 गुना 2 गुना 2 मीटर क्यूब। तो मीटर क्यूब से मीटर क्यूब गया, 2 से 2 गया, 2 से 8 को 4 बार में और 2 से 4 को 2 बार में, तो 9 दूना 18, तो 18 को घन बन सकता है, ठीक है ना जी। तो ये आज की क्लास में इतना ही, आपका ये सेट जो है खत्म हो गया।